साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग सफल हों। जिसके सिलसिले में हम डेली टेस्ट लेते हैं, है ना। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लेते हैं। ओके। डेली टेस्ट टेलीग्राम पर लिया जाता है और मॉक टेस्ट ऐप पर होता है, साहित्य सहचर के ऐप पर। ओके। जिसमें ऑब्वियस सी बात है, मॉक टेस्ट रहेगा तो 120 अंकों का प्रश्न बनता है और डेली टेस्ट में 30 अंकों का प्रश्न बनता है। हर दिन सिलेबस डिसाइड किया जाता है जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। हाँ, और साथ ही साथ जो मैं प्रीमियम क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ उसी के अनुसार सिलेबस डिसाइड होता है और वही आपको पढ़ना रहता है। मॉक टेस्ट का सिलेबस बिल्कुल अलग तरीके का रहता है ना। जिसमें आपको रियल मॉक टेस्ट का आ, आनंद आवे। ठीक है। तो उसी सिलसिले में लिया गया था टेस्ट, ये 31 जुलाई को, है ना। 31 जुलाई 2025 को टेस्ट लिया गया था और उसी का क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन लाइव भी था पर किसी वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा था, है ना। तो और चलिए डिस्कस करते हैं, बाकी बातें होते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मजेदार प्रश्न था, है ना। नंबर सिस्टम डेली टेस्ट का पार्ट था, है ना। तो इस सारा प्रश्न नंबर सिस्टम से ही देख पाएंगे। पूछा गया था कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करेंगे आप, तो इकाई अंक क्या होगा। तो सभी आप कहेंगे 45 सेकंड में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये 2 सेकंड में बनेगा। देखिए, गुणनफल पूछा जा रहा है। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है ना। 2 3 4 5 ऐसा ही चलेगा। आप सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप 2 और 5 भी तो अपने में आप में मल्टीप्लाई होगा, है ना। भले आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या 2 और 5 को पहले भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अंत में एक जीरो जरूर आएगा, 5 दूनी 10, अंत में एक जीरो जरूर देगा, है ना। तो इकाई अंक हो गया, ये सही उत्तर हो जाएगा। ओके। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते, क्योंकि प्रश्न 30 है, समय अधिक लगेगा इसलिए मैं फास्ट चलूंगा, है ना। आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 51 से 80 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं, ये पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जितने सम संख्या है वो ऑब्वियस सी बात है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अभाज्य नहीं आएगा। तो सम संख्या पे कंसिडर ही नहीं करना है ना। बाकी चीजें देखते हैं। जैसे 51 से शुरू करेंगे, 52 सम है 53, है ना। 54 सम है 55, 5 से डिविजिबल है। 56 सम है 57, 19 से डिविजिबल है ना। 58 59 नहीं डिविजिबल है। 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73, है ना। कोई छूटा क्या? 73 के बाद 74 75 76 77 78 79, है ना। तो कुल मिला के आप 7 संख्या देख पा रहे हैं जो कि अभाज्य है 51 से 80 के बीच में। ओके, 7, इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 7। ओके, एक मिनट मैं बोर्ड देख लेता हूँ कि ऐसा न हो कि हम इधर पढ़ा रहे हो और आपको क्वेश्चन ही ना दिख रहा हो, है ना। चलिए अब ठीक है। ओके। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है ना। पूर्णतः विभाजित है, यहाँ ये छूट गया था विसर्ग। ओके, पूर्णतः विभाजित है तो 6 से विभाजता का नियम या तो 2 से डिविजिबल हो और 3 से, दोनों से डिविजिबल रहता है तो हम मान लेते हैं कि 6 से डिविजिबल है। सभी के अंत में 6 है, इसका मतलब सम संख्या है, तो 2 से तो डिविजिबल है ही है। 3 से विभाजता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो ये 9 3 12 6 18 3 से विभाजित है ना। 6 3 9 3 से विभाजित है। 9 6 15 3 से विभाजित है। ऑब्वियस सी बात है, सही हो जाएगा तीनों का तीनों, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। मात्र 57% छात्रों ने सही किया था। 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं 3 से विभाजित है ना। तो अभाज्य 3 से कैसे विभाजित हो सकता है भाई? कोई नहीं, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 0। ठीक है। और मात्र 31% छात्रों ने इसको सही किया था। ठीक है, थोड़ा सोचने पे था। निम्न में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? 11 से विभाजता का नियम क्या होता है ना। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग आप निकालते हैं और अंतर निकालते हैं, या तो 0 हो जाए या फिर 11 का गुणनफल हो जाए, है ना। तो वही देख लेते हैं। तो 2 3 5 और इधर 4 3 7, है ना। घटाएंगे तो आ जाएगा, बात नहीं बन रही है ना। इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 आ गया, यही सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 5 5 10 4 2 6, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक भी आपके पास रहता है, इसीलिए सारा ऑप्शन चेक करना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मानसरोवर के आसपास से नहीं निकलती है? नहीं की बातचीत की गई तो आपको पता है कि कौन सी नदी, सिंधु, सतलज और इधर से ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी मानसरोवर के आसपास से निकलती है। गंगा नहीं निकलती तो उत्तर हो जाएगा गंगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी नामचा बरवा के पास गाज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ,
तो नामचा वर्वा जो हमने आपको ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में पढ़ाया था, और यही नामचा वर्वा है ना, यही से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी गुजर आती है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में सत्य कथन नहीं है, क्योंकि अभी मैं प्रीमियम क्लास में ब्रह्मपुत्र पढ़ा रहा हूँ, है ना, सारा वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आप लोग चाहें तो इनरोल हो सकते हैं, है ना। 1500 का बैच रखा गया है, पूरा A to Z GS और A to Z हिंदी, है ना, पूरा एक जगह मैं ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। विश्वास है तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, हमारा लगातार लोग टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, और बैचेज जो जिनको जरूरत है तो वो तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, है ना। और 1500 मत देखिए, आप अपना सिलेक्शन देखिए, तो अभी 1500 सेव करके हो सकता है सिलेक्शन ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। बहुत सारा लेक्चर फ्री में मौजूद है, तो वो भी देख सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में सत्य कथन नहीं है पूछा गया है, ठीक है। यह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो बिल्कुल बात सही है। माजुली द्वीप एक नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। यह अरुणाचल प्रदेश में है, तो यही मिस्टेक है, ये अरुणाचल में नहीं असम में है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक भी ऑप्शन में है, तो हम नीचे वाले स्टेटमेंट को भी देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है। लोहित और दिबांग इनकी सहायक नदियां जो कि बाईं ओर से मिलती है, तो ये बात सही है, आपको पता है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का बायां ये हो जाएगा और ये नीचा दायां हो जाएगा, तो इधर आप देखते हैं कि मिलती है दिबांग और लोहित। ओके, तो बाईं ओर से मिलती है, ठीक है, तो सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा। 25% छात्रों ने ही इसको सही किया है, आप समझ सकते हैं। निम्न में से सत्य कथन चुनना है आपको। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जानते हैं, यस। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, ये भी बात सही है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा उत्तर, और सभी से लगभग सभी छात्रों ने सही उत्तर दिया है, 81% छात्रों ने सही किया है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात कही जा रही है, तो कामेग, मानस और धनसरी, ये सभी की सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आपको बताया गया है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ नामचा बरवा है ना, यहाँ दिबांग और यहाँ लोहित, इधर धनश्री जुड़ती है ना, इधर सुबनश्री, है ना, मानस और कामेग और मानस, ठीक है। ओके, अब बाद में संकोश इस तरह की नदी जुड़ती है, बाद में जाके तीस्ता जुड़ती है ना, बाद में इधर आके पद्मा जुड़ती है, तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, आप चाहें तो वही बात है कि भाई लेक्चर फ्री नहीं है, वो सारा लेक्चर मैं फ्री नहीं रखा हूँ, तो आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। वही बात है कि मैं इतना फास्ट बता पा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे स्टूडेंट हमसे भले स्लो होंगे, लेकिन वो सही किए होंगे। और यहाँ देखिए, है ना, तो चूंकि ये टेक्निकल हो जाता है, तो यहाँ देखिए 45% छात्रों ने सही किया है, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं चुनना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। और चूंकि कामेग को मैं डायग्राम में नहीं लिया था, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट कामेग को कंसीडर ही ना किया हो, ठीक है, लेकिन कामेग भी है सहायक नदी। ओके, चलिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होता। यदि एक प्रकाश की किरण, अभी देखिए फिजिक्स शुरू हो गया, क्योंकि क्लास 10th का फिजिक्स अभी पढ़ा रहा हूं मैं, प्रकाश चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स आएगा ही आएगा। तो यदि एक प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद किधर जाएगी, है ना, परावर्तन आखी माता छूट गई है ना, तो किधर जाएगी? तो वास्तव में आपको बताया गया है ना, ये आपका अपतल दर्पण है, और इसके वक्रता केंद्र मतलब सी से जाएगी कोई प्रकाश की किरण, तो ये जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से वापस, मतलब सी से ही वापस आ जाएगी, तो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ओके, 11वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। दांत के डॉक्टर निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, आपको बताया गया है ना, ये अवतल दर्पण है। ओके, और हम फोकस, वक्रता केंद्र और ये पोल है, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसका इमेज जूम होकर के बनता है, इस वजह से दांत का डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा, 78% छात्रों ने सही किया है। अवतल दर्पण के किस बिंदु पर वस्तु को रखा जाए जिसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के ही बराबर बने, है ना? तो अवतल दर्पण के सामने आप वस्तु को रखेंगे कहाँ? वक्रता केंद्र पर, तो जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ओके, चलिए, मैं जान से फास्ट कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो। ओके, आप चाहें तो इसको स्लो कर सकते हैं, मतलब 0.75 में कर लीजिए। ओके, बट ना नॉर्मली यदि स्पीड आपको ठीक लग रहा है तो इसी पे कंटिन्यू रहिए। ओके, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखा जाता है, तो इसकी स्थिति इस स्थिति में बने प्रतिबिंब की विशेषता है, ठीक है। तो आप कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, है ना। फोकस ये है, सॉरी, फोकस ये है और वक्रता केंद्र ये है, ठीक है। आप कहाँ रख रहे हैं? वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, तो क्या होगा? इसका इमेज यहाँ बनेगा, तो सी और अनंत के बीच बनेगा, तो वक्रता की इमेज जो है ना, यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
यह वस्तु के आकार से बड़ा होगा, तो देखिए वस्तु के आकार, वस्तु का आकार ये था, ये वस्तु के आकार से बड़ा हो गया, ठीक है। वास्तविक और उल्टा होगा, देखिए वास्तविक उल्टा है ही, है ना। जो भी मिरर के सामने इमेज बनेगा ना वो वास्तविक इमेज बनेगा, ऐसी बात समझ के रखिए आप, ठीक है। तो ये वास्तविक इमेज बन रहा है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, जो सिर्फ और हिंदी के स्टूडेंट हैं, है ना, और उनको जीएस पढ़ना पड़ रहा है, तो उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, और उसका प्रभाव यहाँ दिख भी रहा है, ओके। और उपयुक्त में से एक से अधिक लगाना जब रहता है तो वो लोग फंस जाते हैं। किस स्थिति में अवतल दर्पण के में प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी डॉक्टर वाली बात जो कहा था, तो ध्रुव और फोकस के बीच यदि वस्तु रखे, है ना, तो काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अब हिंदी शुरू हो जाता है। प्रेमचंद के, क्योंकि प्रेमचंद जयंती था 31 जुलाई को हम लोग प्रेमचंद जयंती मनाते हैं, तो इस वजह से प्रेमचंद से प्रश्न लिया गया था। प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है, तो 1925 ईस्वी में हुआ है, ओके। अभी हम 100वां साल रंगभूमि का मना रहे हैं। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, ओके। तो देखिए कफन और ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की है, लेकिन पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है, आपको पता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, और सॉरी पुरस्कार। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो 31 जुलाई 1880 को हुआ है प्रेमचंद जी का जन्म, ओके। केशव का जन्म कहाँ हुआ था, तो ओरछा में हुआ था केशव का जन्म, ओके। रणजीत सिंह की प्रेमिका प्रवीण राय वो शिक्षा देने के लिए केशव ने किसकी रचना की, तो कवि प्रिया की रचना की, ओके। कई लोग रसिक प्रिया और कवि प्रिया में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप याद रखेंगे कवि प्रिया, ठीक है। हालांकि मैं अपने स्टूडेंट को याद करवा दिया हूँ बहुत अच्छे से। केशव के रामचंद्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो रामचंद्रिका का प्रकाशन 16 से 1 में हुआ है ना। 39 प्रकाश से आपको पता होना चाहिए, इसमें मतलब 39 चैप्टर है ना। और रामचरित मानस के कंपटीशन में लिखा गया है, शुक्ल जी इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। जय हनुमान ज्ञान सागर जाकर पूछते हुए लोगों को जाकर किसकी पंक्ति है, तो रामानंद जी की पंक्ति है, इसे याद रखेंगे आप लोग, है ना। एग्जाम में दिक्कत हो तो इसको गुनगुना भी सकते हैं। जाके प्रिया राम जी का, जाके प्रिया न राम बैदाही, यह पंक्ति तुलसीदास के किस रचना में है, तो ये विनय पत्रिका में है, ठीक है। और इसका जो है 2 बार सरस्वती पांडे में भी जिक्र है, ओके। गोरख जगायो जोग भक्ति भगाए लोग, इसकी यह किसकी कौन सी रचना में है, तो कवितावली में है ना। क्योंकि हम लोग के बीए के दिनों में सिलेबस में लगा हुआ था कवितावली, तो उस समय हमने पढ़ा भी है ना। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है, तो ये भी कवितावली से ही है, और मेरा फेवरेट पंक्ति है। जब मैं बीए में था तो ये सारी पंक्तियां हमें याद भी था। कवितावली लगभग बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पद हमें याद थे, है ना। कारण यही था कि भाई बीए का जोश अलग होता है। निम्न में हृदय राम की रचना है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी रचना हृदय राम की नहीं है। आपको पता है हनुमान नाटक जो है ना, हृदय राम की रचना है, तो इनमें से एक भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ओके। निम्न में से कौन सा शब्द व्याकरणिक दृष्टि से सही है, अब हो गया शुरू क्या आपका व्याकरण, और व्याकरण में शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए गांधी जी गलत लिखा हुआ क्योंकि यहाँ चांद का प्रयोग होगा, आंख भी गलत लिखा हुआ क्योंकि यहाँ चांद का प्रयोग होगा, लेकिन मुंह में चांद का प्रयोग कर दिया गया है, तो इसलिए सही उत्तर मुंह हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उपयुक्त वाक्य में कितनी बार अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार प्रयोग करना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद मेरा भाई जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड गया है, देखिए मेरा भाई जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड गया है, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तो भाई के बाद या इंजीनियर के बाद, भाई के बाद या इंग्लैंड से पहले, जो के बाद या इंजीनियर के बाद, ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पे हम जाएंगे नहीं, ओके। आप ऑप्शन देख लीजिएगा आराम से। आपको लगता है कि भाई मैं बहुत फास्ट बता रहा हूं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपने से उत्तर दे लीजिए, उसके बाद हमारे उत्तर से मैच करा लीजिए, ठीक है। हालांकि ये मैं 29वां क्वेश्चन पे बोल रहा हूँ, 30 क्वेश्चन है, ओके। मेरा भाई, यहाँ कोमा लगेगा, जो इंजीनियर है इंग्लैंड गया है, ठीक है। तो है के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा भाई, भाई के बाद कोमा लगाइए, भाई के बाद, है ना। इंजीनियर के बाद कोमा लगेगा कि नहीं, है ना। इंग्लैंड से पहले कोमा लगेगा, हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल्पविराम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, ओके। तो वस्तुतः यह के बाद नहीं लगेगा, वस्तु के तह के बाद आप कोमा लगा सकते हैं, अतः के बाद कोमा लगाना सही बात है। मैं कल घर जाता किंतु आवश्यक कार्य है, ये देखिए ये यहाँ जो है कोमा ना लगेगा, है ना, यहाँ आप कोमा लगा सकते थे, ओके। तो ये अतः उसे आना चाहिए, यही आपका सही उत्तर है, ओके। इस तरह से आपने देख लिया। कौन टॉप किया है वो भी देख लेते हैं। तो वंदना 27 अंकों के साथ टॉप की है ना। पुष्पम 26 अंक लाई है, और मुझे लग रहा है कि पुष्पम काफी मेहनत कर रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आयुषी, है ना, विडम्बना हम देख पा रहे हैं, वंदना है और आयुषी है, टॉप 3 में है ना। लेकिन इन दोनों का स्टेट नहीं है ना। तो उम्मीद है कि स्टेट आएगा और ये दोनों स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए तो मुझे काफी खुशी होगी। बाकी और भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो, लेकिन यदि इन लोगों का स्टेट नहीं है और स्टेट आने के बाद ये लोग सेलेक्ट हो जाती हैं,
तो कितनी अच्छी बात होगी, हमारे लिए तो होगी ही होगी, बाकियों के लिए भी होगी, हमारे साहित्य सहचर परिवार वालों के लिए होगी, है ना। तो चलिए, बाकी पुष्पम दिख रही हैं, आयुषी, रंजिता, साधना, रिंकू, ये टॉप 10 टॉप 20 है। ओके, टॉप 20 पहुंचते पहुंचते 18 पे आ गए हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो यही बात है कि मेहनत करने की जरूरत है सभी को। नीचे और भी बातचीत हो रही है, स्टूडेंट लोग अपने बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो वो सब मैं क्या दिखाऊंगा आपको। ओके, आप भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 101 रुपये में। पढ़ना चाहते हैं तो 15 रुपये लगेगा, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ सकते हैं आप।